Good morning to all. Today we will learn the thermodynamics, and in this lecture we will learn the zeroth law of thermodynamics, first law of thermodynamics, and second law of thermodynamics. We will try to understand what is the entropy and what is the enthalpy. तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले थॉमसन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, also known as Lord Kelvin, and this was originated from the Greek। और इनको दो कंपोनेंट्स में हम इस वर्ड को हम समझा सकते हैं। एक होता है थर्म, जिसका मतलब है हीट, डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर और फ्लो। तो थर्मोडायनेमिक्स एक प्रकार के कॉमन डिफाइंड साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो कि कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क को समझाता है। कोई भी हीट को मैकेनिकल वर्क में कैसे कन्वर्ट किया जाए उसके बारे में ये बताएगा, एज वेल एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैकेनिकल वर्क इनटू हीट। कुछ जो कंसेप्ट दिए हैं उनके बारे में समझ लेते हैं, उनके वैज्ञानिकों के बारे में समझ लेते हैं। उनको और वैज्ञानिक हमारे पास इस प्रकार से हमें देखने को मिलेंगे। जो एंट्रोपी का कंसेप्ट था, सबसे पहले अगर थोड़ा हिस्ट्री जानने की कोशिश करें हम, तो जो कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी दैट वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय रुडोल्फ क्लॉसियस इन 1855। तो रुडोल्फ क्लॉसियस ने 1855 में इस कंसेप्ट को, एंट्रोपी कंसेप्ट को दिया as a part of the reformulation of the enunciation of second law। the concept of enthalpy, entropy तो समझ में आ गया हमें। the enthalpy was introduced by जर्मेन हेनरी हैस। हैस द्वारा इंट्रोपी एंथैल्पी का हमें कंसेप्ट समझाया गया। हरमन वोन हेल्महोल्ट्ज भी इनके साथ थे इसको समझाने के लिए, और दे introduced the term in 1840 and 1869 as a measure of heat content under constant pressure in the field of thermochemistry। हेस लॉ का हम थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं हेस लॉ को। The free energy was ultimately designed as a tribute to the contribution of गिब्स। फ्री एनर्जी हम कहते हैं तो वो जोसिया विलार्ड गिब्स और हरमन वोन हेल्महोल्ट्ज, इनके थ्रू ये एनर्जी के बारे में, फ्री एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन किया गया। इनके नाम से ही अभी हम इस फ्री एनर्जी को जानते हैं। एंड एज डॉक्यूमेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री एंड एनर्जी बैलेंस ऑफ रिएक्टिंग सिस्टम्स। और आपने जेम्स वॉट नाम सुना होगा, कार्नोट किस नाम, कार्नोट ने कार्नोट साइकिल दी थी। जेम्स जूल, जिनके जूल के नाम से हम इसकी हीट की यूनिट को लिखते हैं। विल्हार्ड जॉन गिब्स हमारे पास है। वेल वेल्दा नस्ट हमारे पास है, तो इनसे हमने नस्ट इक्वेशन भी समझी है। तो ये पूरे साइंटिस्ट जिनका रोल थर्मोडायनेमिक्स को समझाने में लगा, उनके बारे में हम थोड़ा जानकारी ली हमने। थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम क्या होते हैं? एक ओपन सिस्टम है, एक क्लोज सिस्टम है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ओपन सिस्टम क्या है? इट कैन एक्सचेंज द मैटर एंड हीट विद इट्स सराउंडिंग्स। क्योंकि अब सवाल यहाँ पे आएगा, सिस्टम किसे कहते हैं और सराउंडिंग किसे कहते हैं, ये हमें समझ लेते हैं। तो सिस्टम जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। अपने सराउंडिंग के साथ, क्योंकि मैक्सिमम कंडीशन पे कोई भी सिस्टम है तो वो या तो हीट को एक्सचेंज कर सकता है या मैटर को एक्सचेंज कर सकता है। तो अगर दोनों को एक्सचेंज करता है तो वो ओपन सिस्टम होगा। क्लोज सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ हीट का एक्सचेंज होता है इन्वायरमेंट के साथ, और आइसोलेटेड सिस्टम में देयर इज नो एक्सचेंज। और इसको अलग तरीके से समझ सकते हैं। ओपन सिस्टम as well as the exchange with of a mass, heat, work। तीन क्लोज्ड में there is no exchange of mass में, जिसको मैटर हम कह रहे हैं, but there is exchange of heat as well as work। and when as thermally isolated का मतलब होता है कि नहीं मास यानी मैटर ट्रांसफर होगा, नहीं हीट का एक्सचेंज होगा, सिर्फ वर्क का एक्सचेंज होगा। जो तीन प्रकार से जिसको समझ रहे थे, उसमें एक प्रकार और आ गया थर्मली आइसोलेटेड। और जो नॉर्मल आइसोलेटेड है मीन्स देयर इज नो एक्सचेंज, चाहे वो मास का हो, हीट का हो, वर्क का हो। तो ये चीज़ समझने वाली बात है। अब हम थोड़ा सा इस सिस्टम को समझ लेते हैं कि सिस्टम का जिस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ एक्सचेंज हो सकता है वो सराउंडिंग्स कहलाता है।
सराउंडिंग्स की अपनी एक बाउंड्री है, बाउंड्री सरफेस है। सिस्टम में वर्क और हीट का एक्सचेंज हो सकता है, हमने बताया। सिस्टम को हीट दी जा सकती है, मास दिया जा सकता है, इनलेट हो सकता है सिस्टम में, और मास का आउटलेट भी सिस्टम से हो सकता है। सिस्टम इज अ एरिया और a particular boundary where the different kind of actions can be taken place. So the system is a particular section where the work done, heat change, mass change, or the matter change can be easily understood. So this illustration is sufficient to understand the difference between the system and surroundings. तो surroundings का ही और system का जो एक combined form है वो universe बनाता है। तो system हमारे पास सामने विभिन्न प्रकार से इन ऊर्जा का स्थानांतरण भी कर सकता है और मास का स्थानांतरण और वर्क का भी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। ये तो रही थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम की बात। अब बात कर लेते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इट स्टेट्स इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड बॉडी देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो ये जो नियम था जीरोथ लॉ का, अनसर्टेन माना गया है प्रिसाइज ओरिजिन इसका, और लगभग ये माना गया। सोमरफील्ड 2R.H. फ्लावर ने थर्मोडायनेमिक्स का रिव्यू किया था 1931 में, बुक पब्लिश की थी। तो बाद में फ्लावर एंड गुनहेम ने इंट्रोड्यूस किया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर x इज इक्वल टू वाई और x इक्वल टू जेड तो हम कहेंगे y इज इक्वल टू जेड। x जो है y के साथ इक्विलिब्रियम में है और x z के साथ इक्विलिब्रियम में है, डेफिनेटली y जो होगा वो z के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस proposition is in reality comparable to the initial common notion stated by Euclid, which states that objects are equal to the same object are likewise equal to each other. Now बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। In 1873 Gibbs postulated the law of conservation of energy. तो क्या कहता है? Energy is conserved in every given operation. मतलब energy cannot be created nor destroyed, but it can change from one form to the another form, but can only be moved. यानी एक एनर्जी का फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। मान लेते हैं किसी भी सिस्टम में उसकी इंटरनल एनर्जी का चेंज डेल्टा यू है और उस डेल्टा इंटरनल एनर्जी में चेंज आया तो बाय कि भाई उसने कुछ न कुछ हीट जनरेट की होगी, इंटरनल एनर्जी में चेंज तभी आया और उसके द्वारा कुछ कार्य किया गया होगा। अब यहाँ पे दो वर्ड हम यूज करेंगे, द वर्क डन बाय द सिस्टम और द सराउंडिंग्स। तो सिंपली हम यहाँ पे बात रखते हैं कि सिंपल वे में डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू की जो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि कौन काम कर रहा है। कौन का मतलब सिस्टम कर रहा है काम या सराउंडिंग कर रहा है काम। अगर सराउंडिंग सिस्टम पे काम करता है, वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, तब वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर सिस्टम काम कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर तो डब्ल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये याद रखने की बातें हैं। द वैल्यू ऑफ वर्क डन, द डब्ल्यू इज फाइनली इंडिकेटेड बाय द वर्क डन बाय द सिस्टम और सराउंडिंग। अगर सिस्टम काम हो रहा है, सिस्टम पर काम हो रहा है, यानी work done by the surrounding on the system, the W is positive. If the work is done by the system on surrounding, then the work done is negative. तो हम बात कर लेते हैं वर्क और फर्स्ट लॉ के फ्लो वर्क के लॉ के बारे में थोड़ा और। तो W की डेल्टा की बात हमने कही, इसको हम आसानी से इस पिस्टन से दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम इस पिस्टन को देख रहे हैं तो इसमें जो डेल्टा TW है, वर्क डन है, वो प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम के बारे में हम दिखा रहे हैं। अगर किसी ने डब्ल्यू वर्क किया है, डब्ल्यू वर्क करने पर क्या होगा? उसके प्रेशर बढ़ेगा और उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो हमने इसमें प्रेशर बढ़ाया, पिस्टन अंदर को गया तो वॉल्यूम में चेंज आया। तो वर्क किसने किया? सिस्टम पे हुआ वर्क किसने किया? सराउंडिंग ने किया। बाहर से अंदर को प्रेशर हो रहा है
तो इसको हम कहेंगे द वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। तो W हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर इसका अपोजिट होता, जैसे कि ये पिस्टन ऑलरेडी बंद है, तो सिस्टम अगर काम करके इस पिस्टन को बाहर को धकेलता, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो उस कंडीशन में W की वैल्यू माइनस आ जाती। तो dW एंड चेंज इन द वर्क डन, change in work can be expressed as a product of pressure and as well as the change in volume। इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि थोड़ा सा अगर जो एनर्जी चेंज है वॉल्यूम और हीट के टर्म्स में, तो इसको हम एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में हम दिखा सकते हैं। अगर हम इंटीग्रेट करें फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन, जो हमारा फर्स्ट लॉ है, तो उसको इंटीग्रेट करें दो डिफरेंट सिचुएशन पे, 1 और 2, तो क्या हमें मिलेगी वैल्यू देख लेते हैं। तो हमें वैल्यू मिलेगी डेल U2 माइनस U1 इक्वल टू Q2 माइनस Q1 माइनस P V2 माइनस V1। तो इसका ओवरऑल इक्वेशन हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Q माइनस P डेल्टा V। तो यदि हम बात करते हैं QP, प्रेशर कांस्टेंट ले लेते हैं, प्रेशर कांस्टेंट ले लेते हैं, तो इसके लिए टर्म्स हमारे पास, क्योंकि प्रेशर हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट ही है, बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग द प्रेशर, प्रेशर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो इस तरीके से भी हम इसका QP निकाल सकते हैं। तो QP रिप्रेजेंट यानी प्रेशर कांस्टेंट पर Q की वैल्यू क्या होगी। तो ये वॉल्यूम चेंज, एनर्जी चेंज जो वॉल्यूम और हीट के साथ वो क्या होता है वो देख लिया हमने। अब एक नया टर्म आता है एंथैल्पी। तो एंथैल्पी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी जो कैसे निकलती है, वो इंटरनल एनर्जी और PV के समेशन के बाद निकलती है। H जो है एंथैल्पी इज द समेशन ऑफ U इज इंटरनल एनर्जी प्लस PV, जहाँ पे P कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। क्योंकि अब क्या होगा, टोटल डिफरेंशिएट अगर हम देखा, हमने कहा कि अगर दोनों चीज़ें चेंज हो रही है, तो डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा H प्लस PdV प्लस VdP। अगर एक बार प्रेशर कांस्टेंट है तो ये आएगा, एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमारे पास ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो डेल्टा H की वैल्यू हम इस वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं। लेकिन नॉर्मल वे में एंथैल्पी इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरनल एनर्जी एंड द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। थोड़ा सा एक बात और समझ लेते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसे कहते हैं, या इस इलस्ट्रेशन से हमें सामने आसानी से देखने को समझने को मिल जाएगा। एक एटमॉस्फेयर की बी वॉल पर एक गैस फिल की गई है, इसका नोब हमने बंद किया हुआ है। जैसे ही हम नोब ऑन करते हैं तो स्पॉन्टेनियसली क्या होता है कि ये गैस यहाँ से रिश्ते हुए इसमें फिल हो जाती है, जो एम्प्टी था। 1 एटमॉस्फेरिक था प्रेशर, लेकिन जैसे ही स्पॉन्टेनियसली दोनों में वॉल्व में चले गया ये, तो इसमें जो प्रेशर था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने से इसमें इक्विलिब्रियम पैदा हो गया। तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुई, स्वतः हुई अपने आप, किसी ने कोई प्रेशराइज चेंज नहीं किया। हम इसमें डिफरेंट वॉल्स में जिनका वॉल्यूम सेम है, कोई भी चेंज प्रेशर का नहीं कर सकते हैं। ए और बी वॉल्व में वेसल जो हमारे पास दो अलग अलग वेसल्स है, तो इसको वापस ऐसा करने के लिए, इस कंडीशन में लाने के लिए स्वतः तो होगी नहीं, स्पॉन्टेनियस होगी नहीं रिएक्शन, ये नॉन स्पॉन्टेनियस कही जाएगी, मैकेनिकल वर्क हमें करना पड़ेगा। बट स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें कि गैस का इक्विलिब्रियम में आना स्वतः है, लेकिन इसका अपोजिट डायरेक्शन होना नॉन स्पॉन्टेनियस कहा जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम देख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जिसमें हम टेम्परेचर का डिफरेंस देख रहे हैं। तो नॉन स्पॉन्टेनियस जो होगी, गैस अपने आप ही ठंडा हो जाता है पानी, और स्पॉन्टेनियस अगर पानी को ठंडे से गर्म करना है या नॉर्मल जो टेम्परेचर है उसकी देखना है, तो स्पॉन्टेनिटी उसमें ध्यान देनी पड़ेगी। और आइस का मेल्ट होना नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल वाटर का आइस में कन्वर्ट होना वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। आइस जो है वो स्पॉन्टेनिटी के थ्रू आसानी से कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में, लेकिन वाटर जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इसको नॉन स्पॉन्टेनियस हम कहते हैं। अब बात कर लेते थोड़ा सा रिवर्सिबल सिस्टम की बात कर लेते हैं।
रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रिवर्सिबल प्रोसेस refers to a system undergoing a transformation within both the system and its surroundings. It may be stored to their initial condition by precisely reversing the process. यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर हमने हीट यहाँ से निकाल ली तो टोटल जो सिस्टम है उसमें हीट थी और वो कम होगी। अब हमने क्या किया, जब हीट सराउंडिंग से इसमें दे रहे हैं सिस्टम में, तो सराउंडिंग से हीट देने में क्या होगा, कुछ चेंजेस इसमें आने शुरू हो जाएंगे। तो रिवर्सिबल का मतलब है कि जो आसानी से रिवर्स हो सकती है रिएक्शन, उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अब अगर हम देखा हमने, अगर वॉल्यूम वैक्यूम है, गैस में अब अपने मूवेबल पोर्शन हटा दिया तो इजीली ये क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। ये मतलब इस वैक्यूम में चला जाएगी गैस ओवरऑल। तो अगर हम पिस्टन वर्क करते हैं, इस पिस्टन के थ्रू वर्क करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गैस प्रेशराइज हो जाएगी। तो इस कंडीशन में अगर जैसे ही हमने मूवेबल पार्टीशन को हटाया, देयर इज नो वर्क डन, तो ये रिएक्शन क्या होगी, नॉन मतलब सिंपल हुई, इरिवर्सिबल हुई। तो जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं वो इरिवर्सिबल होती है। ऑल स्पॉन्टेनियस processes exhibit irreversibility. All processes in the physical world are inherently irreversible. यानी जो सब प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस वाली वो सब इरिवर्सिबल है, लेकिन जो वर्क डन हम कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तो उस कंडीशन में उसको रिवर्सिबल बनाया जा सकता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये रुडोल्फ क्लासियस ने 19th सेंचुरी में इस कंसेप्ट दिया था एंट्रोपी का, और एंट्रोपी को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। क्लासियस हैड अ फर्म बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ रेशियो बिटवीन अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर एंड कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर के बीच में उन्होंने एक रेशियो देखने की कोशिश की, और उसी रेशियो को उन्होंने कहा कि यह एंट्रोपी होगी। और एंट्रोपी का जो कंसेप्ट उन्होंने कहा कि चेंज इन हीट with respect to the temperature which is reversible, so that should be a point, a value, and that value is termed as entropy. एंट्रोपी में एक रिलेशन एंट्रोपी के साथ का जो मीनिंग है वो है कि हीट ट्रांसफर्ड और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन दिखाया गया, और यही फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, जिसमें डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू डी क्यू अपॉन टी, और दैट इज फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन। और इरिवर्सिबल यानी स्पॉन्टेनिटी के लिए हमेशा डेल्टा एस की वैल्यू डी क्यू अपॉन टी से ज़्यादा होगी। और जितने भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, हमने कहा अभी थोड़ी देर पहले, इरिवर्सिबल होती है। तो यहाँ पे क्यू को हम रिवर्सिबल वर्ड यूज करेंगे। क्यू रिवर्सिबल इज द क्वांटिटी ऑफ हीट that is transferred during a process that is conducted in the reversible manner at a constant temperature. तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो यूनिवर्स है वो अगर जीरो होगा तो रिवर्सिबल प्रोसेस वन दैट मे बी रिवर्स्ड विदाउट एनी लॉस और डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, यूनिवर्स की डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा बढ़ती हुई देखी जा सकती है। This second law of thermodynamics states that the total entropy of the universe remains constant for reversible process, zero रहती है, whereas it increases for spontaneous processes. The increase in entropy of the universe is observed in actual and spontaneous processes. However, it is possible for entropy to decrease inside specific systems. तो एंट्रोपी यूनिवर्स का इरिवर्सिबल कंडीशन में हमेशा बढ़ती जाती है, और रिवर्सिबल कंडीशन में वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। मॉलिक्यूलर स्टेट में अगर हम एंट्रोपी की बात करें तो इसको हम अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं। दैट कैन बी वाइब्रेशन, सिमेट्रिकल वाइब्रेशन, असिमेट्रिकल वाइब्रेशन, और इसमें रोटेशन हो सकता है, दैट कैन अप्रोच टुवर्ड्स ईच अदर। तो मॉलिक्यूलर लेवल में हमें समझने के लिए बोल्ट्जमैन ने इसको समझाया, टेम्परेचर के बारे में बताया कि इट इज अ क्वांटिटी पैरामीटर दैट कैरेक्टराइजेज द मीन काइनेटिक एनर्जी एग्जिबिटेड बाय द कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल। क्योंकि मॉलिक्यूल अगर हम काइनेटिकली एक दूसरे तक अप्रोच करेगा तो उस कंडीशन में क्या सिचुएशन होंगी वो समझाने के लिए बोल्ट्जमैन ने अपने कुछ इस कंसेप्ट को समझाया कि एंट्रोपी में ट्रांसलेशनल जो प्रोसेस होती है उसका इम्पैक्ट पड़ता है,
वाइब्रेशनल का फर्क पड़ता है, रोटेशन का फर्क पड़ता है, और रोटेशन का भी हमने देख लिया कि भाई इसमें क्या हो सकता है, वाइब्रेशन सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल हो सकती है वाइब्रेशन, और या जिसको हमने कहा मॉलिक्यूल का जो पर्टिकुलर पोर्शन है, पीरियोडिक मोशन है, अगर वो होगा तो वो वाइब्रेशन उसमें वाइब्रेशनल पीरियोडिक मोशन में हो सकता है, रोटेशन इसमें हो सकता है। और रोटेशन के लिए भी अलग अलग कंडीशन है कि भाई एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, या पर्टिकुलर सिग्मा बॉन्ड के एक्सिस के लॉन्ग ये रोटेट कर सकता है। एंट्रोपी चेंज is basically a phenomenon which tends to exhibit an increase when the transition from liquid and solid state to the gaseous state। तो रैंडमनेस का मेजरमेंट ही एंट्रोपी है। कोई मॉलिक्यूल रैंडमली, ये हमारे पास जार दिख रहे हैं जिसमें कि जो मॉलिक्यूल है वो रैंडमली इंक्रीज कर रहे हैं और रैंडमली उनकी जो पोजीशन है वो बदल रही हैं। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, एंट्रोपी चेंज और डेल्टा। इसके बाद एक रिलेशन समझ में आता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टेम्परेचर एंड इट्स एंट्रोपी चेंज माइनस पी डेल्टा वी। तो इस तरीके से भी हम इंटरनल एनर्जी का फर्स्ट और सेकंड थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को कंबाइन करके समझ सकते हैं। डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डेल्टा वी। This is the end of this lecture. If you like this content, so hit the like button, share it, subscribe the Gurukulam Jyoti. Thanks for watching.